दोस्तों, टेली में जर्नल वाउचर टाइप एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाउचर टाइप है जिसे सभी प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्रीज या ड्यू की एंट्रीज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जर्नल वाउचर टाइप का उपयोग स्थायी संपत्तियों की उधार में खरीदी और बिक्री के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही जर्नल वाउचर टाइप का उपयोग ट्रांसफर एंट्रीज के लिए और त्रुटिवश किसी खाते को गलती से डेबिट या क्रेडिट कर दिया गया हो तो उसके सुधार के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो हम चाहें तो जर्नल वाउचर टाइप में किसी भी एंट्री को कर सकते हैं, किंतु जब सेल्स, परचेस, पेमेंट व रिसीट आदि के लिए अलग से वाउचर टाइप्स दी गई हैं तो इनकी एंट्रीज को जर्नल वाउचर टाइप में नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी सारी एंट्रीज जिनके लिए अलग से कोई वाउचर टाइप नहीं दी गई है उन्हें करने के लिए हमें जर्नल वाउचर टाइप का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एंट्री ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंट्री ऑफ अर्न्ड और एक्रूड इनकम्स और एंट्री ऑफ अनअर्न्ड इनकम्स। इसके साथ ही हम ट्रांसफर की एंट्रीज और जर्नल वाउचर टाइप में की जाने वाली अन्य एंट्रीज भी देखेंगे। आज की क्लास में मैं कई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं, इसलिए क्लास में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने टेली प्राइम को चालू कर लिया है और टेली प्राइम में पहले से बनाई हुई कंपनी श्री बालाजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ओपन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि टेली में जर्नल वाउचर टाइप का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टेली पर जाकर वाउचर्स पर एंटर करना होगा, या हम हाईलाइटेड अक्षर वी को भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं वाउचर्स ऑप्शन पर एंटर कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन खुल गई है। अभी स्क्रीन पर पेमेंट वाउचर टाइप दिखाई दे रहा है और इसे बदलकर जर्नल वाउचर टाइप करने के लिए या तो साइड बार पर दिए जर्नल के बटन पर क्लिक कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की F7 प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इसकी शॉर्टकट की F7 प्रेस करके इसे जर्नल वाउचर टाइप में चेंज कर लेता हूं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे की जाती है। पहले तो मैं नए स्टूडेंट्स को यह बता दूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं। तो दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे या व्यय हैं जो ड्यू तो हो गए हैं किंतु हमारे द्वारा अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि हमने उन खर्चों से संबंधित सेवाएं तो ले ली हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया है। और दोस्तों, यदि हम इन्हें ड्यू करने की एंट्री नहीं करेंगे तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाई नहीं देंगे और अनावश्यक रूप से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जो कि सही नहीं होगा। तो इन्हें ड्यू करने की एंट्री करना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर हम यह मान लेते हैं कि बिजली का 1500 रुपये का बिल आ चुका है किंतु हमारे द्वारा उसका भुगतान किया जाना बाकी है। अब यदि हम इसे ड्यू नहीं करते हैं तो यह हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई नहीं देगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि बिजली का उपयोग तो हमने इसी वर्ष में किया है और वह खर्चा भी इसी वर्ष का है। इसलिए चाहे इसका पेमेंट नहीं किया गया है तो भी इसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से इसी वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्शाया जाना चाहिए। साथ ही ड्यू नहीं करने पर इसकी राशि बैलेंस शीट में भी दिखाई नहीं देगी, जो कि गलत होगा, क्योंकि नहीं चुकाया गया बिजली का बिल हमारे लिए दायित्व या लाइबिलिटी होता है और इसे बैलेंस शीट में दायित्व वाली साइड में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के नाम से दिखाया जाना चाहिए। तो अब हम इसे ड्यू करने की एंट्री समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह एंट्री जिस तारीख को कर रहे हैं उसे बदलने के लिए F2 की प्रेस करके तारीख बदल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम यह एंट्री 31 मार्च को कर रहे हैं, तो मैं डेट को 31 मार्च कर लेता हूं। अब जैसा कि हम जानते हैं सभी खर्चों और हानियों को डेबिट किया जाता है, तो हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लेजर को डेबिट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में बनाया गया है। अब यहाँ पर हम बिल का अमाउंट एंटर कर देते हैं। अब कर्सर डेबिट या क्रेडिट वाले फील्ड पर आ गया है। यदि हमें इसी एंट्री में और भी किसी खर्चे को ड्यू करना है तो हमें पहले यहाँ पर क्रेडिट के स्थान पर डेबिट लेना होगा, किंतु मैं यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को ही ड्यू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे वापस से क्रेडिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स वाले फील्ड में हमें क्रेडिट वाला लेजर लेना है, तो यहाँ पर हम पहले से करंट लाइबिलिटीज ग्रुप में बनाए गए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर ले लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के नाम से लेजर बनाकर उसे भी क्रेडिट कर सकते हैं, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाना चाहिए। नरेशन एंटर करने के बाद कंट्रोल के साथ A प्रेस करके वाउचर को सेव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाकर इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आने के बाद इसे अल्टर के साथ F1 की प्रेस करके डिटेल में देख लेते हैं। टेली प्राइम में रिपोर्ट्स को डिटेल में देखने के लिए अल्टर के साथ F5 की भी प्रेस कर सकते हैं। डिटेल मोड में हम देख सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और बैलेंस शीट पर जाकर भी हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं। बैलेंस शीट पर आने के बाद अल्टर के साथ F1 की प्रेस करके इसे भी डिटेल मोड में कर लेते हैं।
हम देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर यहाँ पर दायित्व में जुड़ चुका है। यदि हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के नाम से लेजर बनाया होता तो वह सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में दिखाई दे रहा होता। भविष्य में जब भी इस बकाया बिल का भुगतान किया जाएगा तो वह कैसे किया जाएगा उसकी एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम फिर से वाउचर्स पर आ जाते हैं और वाउचर टाइप को F5 की प्रेस करके पेमेंट वाउचर टाइप में चेंज कर लेते हैं। ड्यू की एंट्री करते समय हमने जिस लेजर को क्रेडिट किया था उसे यहाँ पर डेबिट किया जाना होगा। तो यहाँ पर मैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ। बकाया रकम 1500 रुपये मैंने डाल दी है और यहाँ पर क्रेडिट में हमें कैश या बैंक के लेजर को लेना होगा। हम यह मान लेते हैं कि हमने यह भुगतान कैश में किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की दशा में पहले ड्यू की एंट्री जर्नल वाउचर टाइप में की जाती है और बाद में भविष्य में जब भी उसका भुगतान किया जाता है तो उस पेमेंट की एंट्री पेमेंट वाउचर टाइप में की जाती है। इस एंट्री को कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेव कर लेते हैं और अब हम देख लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे की जाती है। तो पहले तो मैं नए स्टूडेंट्स को यह बता देता हूं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या हैं। तो दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे या व्यय हैं जिनका पेमेंट हमारे द्वारा एडवांस में कर दिया गया है किंतु अभी उनकी सेवाएं हमने प्राप्त नहीं की हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए संपत्ति होते हैं और इन्हें बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। ये खर्चे चूंकि करंट पीरियड से संबंधित नहीं होते हैं इसलिए इन्हें इस वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दर्शाया जाता है। मान लीजिए आपने आगामी वर्ष हेतु बीमा करवाया है और उसका एडवांस दे दिया है किंतु बीमा कंपनी की सेवाएं आपको आगामी समय में मिलेगी। यह एडवांस में दी गई बीमा की राशि इस वर्ष से संबंधित नहीं है बल्कि आगामी वर्ष हेतु बीमा राशि को एडवांस में दे दिया गया है, इसलिए यह इस वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाई जाएगी बल्कि यह हमारे लिए संपत्ति है और इसे बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाया जाना चाहिए। दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेस की दशा में भुगतान की एंट्री पहले की जाती है और सेवाएं प्राप्त करने के बाद भविष्य में उन खर्चों की एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर पहले हमें भुगतान की एंट्री करना है, इसलिए वाउचर टाइप हमें पेमेंट रखना होगी जिसके लिए शॉर्टकट की F5 है। यहाँ पर हमें प्रीपेड इंश्योरेंस के लेजर को डेबिट करना होगा। दोस्तों मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस के लेजर को करंट असेट्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया है। आप चाहें तो प्रीपेड सैलरी आदि को लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स ग्रुप में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एडवांस में दी गई बीमा की राशि को एंटर कर देता हूँ। इसके बाद क्रेडिट में हमें जिस भी माध्यम से भुगतान किया गया है उसके लेजर को लेना होगा। मैंने यहाँ पर बैंक के लेजर को ले लिया है। यदि आप भुगतान नगद कर रहे हैं तो कैश के लेजर को क्रेडिट करना होगा। आप चाहें तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट के लेजर के स्थान पर बीमा कंपनी के नाम से लेजर बनाकर उसे डेबिट कर सकते हैं। इसे सेव करने के बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देता हूं। हम बीमा राशि का भुगतान कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि दी गई बीमा की राशि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि यह इस वर्ष से संबंधित खर्चा नहीं है। अब हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में यह लेजर संपत्ति के रूप में दिखाई दे रहा है। एक बार और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर हमने पहले भुगतान या पेमेंट की एंट्री कर ली है और आगामी वर्ष में इसकी एंट्री कैसे की जाएगी वह समझ लेते हैं। आगामी वर्ष में इसकी एंट्री जर्नल वाउचर टाइप में की जाएगी। तो मैं इसके लिए जर्नल वाउचर टाइप को सेलेक्ट कर लेता हूं और चूंकि बीमा आगामी वर्ष के लिए खर्चा होगा इसलिए आगामी वर्ष में इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को डेबिट करना होगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में बीमा की राशि को एंटर कर देता हूँ। भुगतान के समय जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया था उस लेजर को यहाँ पर हमें क्रेडिट करना होगा जो कि इस केस में प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है। यदि आपने बीमा कंपनी के लेजर को भुगतान के समय डेबिट किया हो तो आपको यहाँ पर वही लेजर क्रेडिट करना होगा। यह बीमा राशि अगले वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे के रूप में दिखाई देगी। तो दोस्तों हमने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री समझ ली है। अब हम देखते हैं कि एक्रूड या अर्नड इनकम की एंट्री कैसे की जाती है। पहले यह बता देता हूं कि एक्रूड या अर्नड इनकम होती क्या है। तो दोस्तों उपार्जित आय या एक्रूड इनकम वह आय है जिसकी सेवाएं हमने दे दी हैं किंतु अभी हमें उन प्रदान की गई सेवाओं की राशि प्राप्त नहीं हुई है। मान लीजिए हमने हमारे क्लाइंट को कंसल्टेंसी सर्विसेज तो दे दी है किंतु उनकी राशि प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी दशा में यह राशि इस वर्ष की आय है जो कि प्राप्त होना बाकी है। एक्रूड इनकम की दशा में पहले हमें ड्यू की एंट्री करना होगी और भविष्य में जब भी हमें उसकी राशि प्राप्त होगी तब हम रिसीट की एंट्री करेंगे। तो एक्रूड इनकम को ड्यू करने के लिए यहाँ पर हमने जर्नल वाउचर टाइप को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एक्रूड कंसल्टेंसी फीस का लेजर जो कि हमने करंट असेट्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया है उसे डेबिट कर लिया है और कंसल्टेंसी फीस जो कि हमारी आय है इसे क्रेडिट कर लिया है। कंसल्टेंसी फीस का लेजर इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत बनाया गया है। वैसे ज्यादा अच्छा यह होगा कि आप एक्रूड कंसल्टेंसी फीस के लेजर को डेबिट करने के बजाय जिस पार्टी से कंसल्टेंसी फीस लेना बाकी है उसके लेजर को सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाएं और उसे डेबिट करें। चूंकि हमारे द्वारा कंसल्टेंसी सेवाएं इसी वर्ष में दी गई हैं और यह हमारी इसी वर्ष की आय है इसलिए इसे इसी वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम वाली साइड में दर्शाया गया है। एक बात और, अभी हमें यह आय प्राप्त नहीं हुई है इसलिए यह इस वर्ष की बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में भी दिखाई दे रही है।
भविष्य में जब हमें यह राशि प्राप्त हो जाएगी तब हम इसकी प्राप्ति की एंट्री रिसीट वाउचर टाइप में करेंगे और इसकी शॉर्टकट की होगी F6। एक्रूड इनकम की राशि प्राप्त होने पर पहले हमें उस खाते को क्रेडिट करना होगा जिसे ड्यू करते समय डेबिट किया गया था। इस केस में वह लेजर एक्रूड कंसल्टेंसी फीस है। यदि आपने संबंधित पार्टी के लेजर को डेबिट किया था तो आपको वही लेजर क्रेडिट करना होगा। यदि आपको यह राशि नगद प्राप्त हुई है तो यहाँ पर कैश के लेजर को डेबिट किया जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। लेकिन यदि चेक या NEFT RTGS के माध्यम से यह राशि प्राप्त हुई है तो उस बैंक के लेजर को डेबिट किया जाएगा जहां यह राशि प्राप्त हुई है। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों कि उपार्जित आय या एक्रूड इनकम के केस में पहले ड्यू की एंट्री जर्नल वाउचर टाइप में की जाती है और उसके बाद जब भी वह राशि प्राप्त होती है उसकी एंट्री रिसीट वाउचर टाइप में की जाती है। अब हम अनुपार्जित आय या अनअर्न्ड इनकम की एंट्री करना समझ लेते हैं। दोस्तों, अनुपार्जित आय या अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम है जो हमें एडवांस में प्राप्त हो गई है किंतु अभी हमने उसकी सेवाएं दी नहीं है। सेवाएं हम आगामी समय में देंगे। यहाँ मान लेते हैं कि हमने किसी से हमारे मकान का एक कमरा किराए पर देने के लिए बात कर ली है और उससे 5,000 रुपए भी एडवांस में ले लिए हैं, किंतु अभी वह हमारे मकान में आकर रहा नहीं है। इसलिए यह ली गई राशि वर्तमान में हमारे लिए दायित्व है और इस वर्ष की आय में शामिल नहीं होगी। अनुपार्जित आय या अनअर्न्ड इनकम के मामले में पहले प्राप्ति की एंट्री की जाती है क्योंकि इस केस में हमें अमाउंट पहले प्राप्त हो जाता है और भविष्य में जब हमारे द्वारा उस हेतु सेवाएं प्रदान कर दी जाती हैं तो उस समय उसकी ड्यू की एंट्री जर्नल वाउचर टाइप में कर दी जाती है। तो यहाँ पर जब हमें एडवांस किराया प्राप्त हुआ है तब हम रिसीट वाउचर टाइप में उसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ हम अनअर्न्ड रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं जो कि करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत बनाया गया है। हम चाहें तो किराएदार के नाम से एक लेजर बनाकर उसे भी क्रेडिट कर सकते हैं। डेबिट में कैश या बैंक के लेजर को लेना होगा। चूंकि यह किराया इस वर्ष की आय नहीं है इसलिए यह इस वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु अभी यह हमारे लिए दायित्व है इसलिए आप देख सकते हैं कि यह इस वर्ष की बैलेंस शीट में दायित्व के रूप में दिखाई दे रहा है। भविष्य में जब किराएदार उस कमरे में रह लेगा और उस आय पर हमारा वास्तविक अधिकार हो जाएगा तब हमें जर्नल वाउचर टाइप में एंट्री करना होगी। यहाँ पर हमें उस लेजर को डेबिट करना होगा जिसे प्राप्ति की एंट्री के समय क्रेडिट किया गया था। इस केस में वह लेजर अनअर्न्ड रेंट अकाउंट का है और चूंकि सभी आय व लाभ को क्रेडिट किया जाता है इसलिए यहाँ पर रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। रेंट अकाउंट को इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में बनाया गया है। यह आय आगामी वर्ष की आय है इसलिए यह आगामी वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शामिल होगी। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जर्नल वाउचर टाइप में ट्रांसफर की एंट्रीज कैसे की जाती है। तो इसके लिए पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाकर देख लेते हैं कि इस वर्ष का नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यह पता चल रहा है कि हमें 1261 रुपए 64 पैसे का नेट प्रॉफिट हुआ है और यदि हम इसके ट्रांसफर की एंट्री नहीं करेंगे तो यह प्रॉफिट बैलेंस शीट में दायित्व वाली साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग में दिखाई देगा जो कि उचित नहीं है। तो इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हम वाउचर्स ऑप्शन पर एंटर कर देते हैं और F7 की प्रेस करके जर्नल वाउचर टाइप सेलेक्ट करना होगी। दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यदि व्यापार में लाभ हुआ है तो इसे ट्रांसफर करने के लिए आपको लाभ की राशि से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना होगा और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। किंतु यदि व्यापार में हानि हुई है तो इसे ट्रांसफर करने के लिए आपको हानि की राशि से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो जैसा कि हमने अभी देखा, हमें 1261 रुपए 64 पैसे का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो लाभ को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो लाभ को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करंट बैलेंस 1261 रुपए 64 पैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं अमाउंट वाले फील्ड में 1261 रुपए 64 पैसे एंटर कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करंट बैलेंस 00 हो गया है क्योंकि यह राशि ट्रांसफर की जा रही है। और इसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। नरेशन एंटर करने के बाद वाउचर को कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कैसे किया जाता है। दोस्तों, यदि आपने पूरे वर्ष में अपने घरेलू खर्चों या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए व्यापार से ड्राइंग या आहरण किए हैं तो साल के अंत में उन्हें भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। इसके लिए कैपिटल अकाउंट को ड्राइंग की राशि से डेबिट करना होगा और ड्राइंग के लेजर को क्रेडिट करना होगा। ट्रांसफर की एंट्री करने के बाद ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस भी 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं संपत्तियों को उधार खरीदने या बेचने की एंट्री टैली में कैसे की जाती है। दोस्तों, यदि आपने कोई संपत्ति जैसे कि भवन, फर्नीचर या अन्य कोई भी संपत्ति उधार खरीदी है या बेची है तो उसकी एंट्री जर्नल वाउचर टाइप में की जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर माल को खरीदने की बात नहीं हो रही है। माल को खरीदने की एंट्री तो परचेज वाउचर टाइप में की जाती है। हाँ, अगर खरीदी जा रही संपत्ति पर GST अप्लाई हो रहा है तो आप उसकी एंट्री भी परचेज वाउचर टाइप में कर सकते हैं, किंतु उसे हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इंदौर के राजेश जैन से एक भवन उधार खरीदा है तो इसकी एंट्री करने के लिए बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देते हैं
क्योंकि गोल्डन रूल्स के अनुसार वस्तु आती है तो डेबिट की जाती है। बिल्डिंग अकाउंट को फिक्स्ड असेट्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया गया है। अमाउंट वाले फील्ड में बिल्डिंग का अमाउंट एंटर कर देते हैं और राजेश जैन के लेजर को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ राजेश जैन के लेजर को सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया गया है। नरेशन एंटर करके वाउचर को सेव कर लेते हैं। ऐसे ही संपत्ति को उधार में बेचने पर जिसे संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है उसके लेजर को डेबिट किया जाएगा और बेची जा रही संपत्ति के लेजर को क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ मनोहर का लेजर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया गया है। अब देख लेते हैं कि टैली में डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे की जाती है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि डेप्रिसिएशन संपत्तियों के मूल्य में आने वाली कमी है, जिसे घिसारा या मूल्यह्रास भी कहा जाता है। यह व्यापार के लिए हानि है और चूंकि रूल्स के अनुसार सभी खर्चों या हानियों को डेबिट किया जाता है तो हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा और जिस संपत्ति के मूल्य में कमी आ रही है उसके लेजर को क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया है और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने जर्नल वाउचर टाइप की अलग अलग प्रकार की कई एंट्रीज को समझा है, किंतु इसके अलावा भी कई प्रकार की एंट्रीज जर्नल वाउचर टाइप में की जा सकती हैं, जिन्हें हम आगे की क्लासेस में समझेंगे। यदि आपके ऐसी अन्य एंट्रीज से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, कोई सुझाव हो तो भी जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।